आज से हम चाइनीज लोक कथाएं शुरू कर रहे हैं। तो आज की लोक कथा का नाम है फुमई का स्वयंवर। इस कहानी को हम 2 भाग में सुनेंगे। प्राचीन काल में कुर्बिन नदी के किनारे एक बूढ़ा शिकारी रहा करता था, जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी। उसके एक बेटा था जिसका नाम येनचुआओ था। एक दिन की बात है, येनचुआओ सुबह सुबह नदी किनारे टहल रहा था कि उसे आकाश में एक चिड़िया दिखाई दी। येनचुआओ ने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साध कर चला दिया। तीर उस चिड़िया के जा लगा और वो आकाश से नदी में आ गिरी। येनचुआओ उस घायल चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नदी की वेगवती धारा उसे वहां से बहा ले गई और वो ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिली। उसी समय नदी के उस पार एक लड़की दिखाई पड़ी, जिसने अपने बालों में लाल पापी का फूल लगा रखा था। वो भोज वृक्ष की छाल की बाल्टी लिए हुए नदी किनारे आई और उसमें पानी भरने लगी। तभी उसकी नजर येनचुआओ पर पड़ी और वो गाने लगी। ओ कुर्बिन नदी तट के शिकारी, छाई क्यों तुम पर ऐसी उदासी? तुम गरुण से भी हो शक्तिशाली, जरूर चमकेगी एक दिन किस्मत तुम्हारी। येनचुआओ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि धनुष तान कर एक तीर चला दिया, जो लड़की की बाल्टी में जा घुसा और उसमें छेद कर दिया। लड़की ने उस छेद को अपनी उंगलियों से बंद कर कहा, इसमें क्या बहादुरी है, क्या चतुराई है? अगर तुम सचमुच वीर और चतुर हो तो जाओ अपने पिता के बड़े घोड़े को तलाश कर उस पर सवार हो जाओ और उसे काबू में कर लो। तब तुम मेरी तारीफ के काबिल हो सकोगे। ये कहकर वो निकट के धुंधले पर्वत की ओर चल पड़ी। येनचुआओ ने घर लौटकर अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपका बड़ा घोड़ा कहां पर है? मैं उस पर सवार होना चाहता हूं। अरे पगले, पिता ने उत्तर दिया, वो तुम्हें नीचे गिराकर पैरों तले रौंद डालेगा। मैंने पिछली बार जब उस पर सवार होने की कोशिश की थी, तब से न जाने कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन येनचुआओ अपनी जिद पर अड़ा रहा और पिता को लाचार होकर कहना पड़ा, अच्छा, तुम सांताओ पर्वत को पार कर एक बड़ी पीली चट्टान पर चढ़ो। वहां तुम्हें एक कठौता मिलेगा। तुम उसको गौर से देखना। अगर उस कठौते में पानी न हो तो तुम पर्वत के नीचे नरकुलों के बीच घोड़े को तलाश करना, लेकिन जरा चौकस रहना। येनचुआओ पर्वत को पार कर पीली चट्टान पर चढ़ गया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा घोड़ा कठौते का सारा पानी पीकर उसकी ओर आ रहा है। उसके खुर चरखे से भी बड़े थे और अयाल इतना लंबा था कि जमीन तक लटक रहा था। घोड़े के सामने येनचुआओ इतना छोटा मालूम होता था जैसे वो गोद का बच्चा हो। वो घबरा कर पीछे हटा, लेकिन अगले ही पल सोचने लगा, मैं इस घोड़े पर सवार होने के लिए यहां आया हूं। अगर मैं इससे डर गया तो कैसे काम चलेगा? इसलिए वो धीरे धीरे घोड़े की ओर बढ़ने लगा, लेकिन घोड़े ने अपना लंबा अयाल हिला हिला कर उसे पास नहीं फटकने दिया। येनचुआओ ये देखकर कि घोड़ा उसकी पकड़ में नहीं आ रहा है, नरकुलों के तालाब के किनारे एक बड़े चीड़ वृक्ष पर चढ़ गया और घोड़े के वहां पहुंचने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वो घोड़ा जब चीड़ के पेड़ के नीचे आया तो येनचुआओ पेड़ से कूदकर घोड़े की पीठ पर आ बैठा। वो घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी हिनहिनाहट से सारा पर्वत गूंज उठा। येनचुआओ ने मजबूती से घोड़े का अयाल पकड़ लिया। घोड़ा बहुत उछला कूदा, लेकिन येनचुआओ उस पर ऐसे बैठा रहा मानो उसकी पीठ से चिपक गया हो।
दोनों की कशमकश शाम तक चलती रही। सूर्यास्त होने पर घोड़ा पसीने से तरबतर हो गया और थक कर हाफने लगा। येनचुआव ने उसे काबू में कर लिया और उस पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो बालों में पापी का लाल फूल लगाए वही लड़की बाल्टी में पानी लिए फिर दिखाई दी। येनचुआव ने बिना कुछ बोले फिर एक तीर उसकी बाल्टी पर मारा। उस लड़की ने धीरे से सिर उठाकर कहा, अच्छा, तो तुमने घोड़ा ढूंढ लिया है, लेकिन यह भी कोई वीरता या चतुराई की बात नहीं। अगर तुम सचमुच बहादुर हो तो यहां से 2000 किलोमीटर दूर फानकू नदी के तट पर जाओ। वहां तुमको फुमोई नामक एक लड़की मिलेगी जो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अगर तुम रास्ते की तमाम मुश्किलों को झेलते हुए वहां पहुंच गए तो वो तुमसे शादी कर लेगी और तुम्हारे पिताजी की देखभाल करने में तुम्हारी मदद करेगी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये कहकर वो लड़की फिर उस बड़े पर्वत के पीछे गायब हो गई। येनचुआव घर लौटकर अपने पिता से बोला, पिताजी, फानकू नदी के तट पर फुमोई नामक एक लड़की रहती है जो मेरी बीवी और आपकी बहू बनने को तैयार है। आप मुझे वहां जाने की इजाजत दीजिए। जब वो मेरे साथ यहां आ जाएगी तो आपकी अच्छी तरह देखभाल करने के लिए घर में एक प्राणी और हो जाएगा। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, पिता ने कहा। फानकू नदी तक जाने का रास्ता बहुत कठिन है। न जाने कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज तक कितने ही लोग वहां पहुंचने के लिए रवाना हुए, लेकिन घबरा कर आधे रास्ते से ही लौट आए। तुम ऊट पटांग की बात मत सोचो। इससे कहीं बेहतर होगा कि कुर्बिन नदी के किनारे जाकर खरगोशों का शिकार करो। फुमोई से शादी करने का बीड़ा दूसरे को उठाने दो। अच्छा, अब बहुत देर हो चुकी है, जाकर सो जाओ। येनचुआव ने आसमान की ओर देखा। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। उसे लगा जैसे वे तारे उसकी हंसी उड़ा रहे हों कि वो उस लड़की को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इस बारे में वो जितना सोचता उसका इरादा उतना ही पक्का होता जाता। जब पूर्वी आकाश में लालिमा छाने लगी और उसके पिता अभी गहरी नींद में थे तो वो चुपचाप घोड़े पर सवार हुआ और फानगू नदी की तलाश में चल दिया। येनचुआव कुर्बिन नदी को पार कर भूरे पर्वत की तलहटी में पहुंचा। उसे लगा कि वो पर्वत बिल्कुल नंगा है, उस पर एक भी पेड़ नहीं है और नजदीक जाने पर उसे लगा कि वो पर्वत रेंग रहा है, लेकिन नहीं। गौर से देखने पर उसे पता चला कि वो पर्वत नहीं बल्कि एक भीमकाय ड्रैगन है। येनचुआव फौरन पीछे हटकर पास की एक चट्टान पर चढ़ गया। उसने देखा कि वो ड्रैगन कुंडली मारे बैठा हुआ है और कुंडली के बीच में 15 खूबसूरत लड़कियां घिरी हुई हैं। वे लड़कियां घोड़े पर सवार येनचुआव को देखकर एक साथ गाने लगी। आंसू लिखे हैं हमारे भाग्य में, फंसी हुई है हम ड्रैगन के जाल में, कब लौट सकेगी अपने घर में, खुशी मनाने माँ बाप की गोद में। ओ सामने खड़े घुड़सवार, तुम्हारी हिचकिचाहट है बेकार, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ठीक नहीं, हालांकि हम तुम्हारी बहनें नहीं, समय यूं ही बर्बाद मत करो, तीर चलाकर इस ड्रैगन को खत्म करो। लड़कियों का ये करुण गीत सुनकर येनचुआव का दिल पसीज गया और उसने भी गाकर जवाब दिया। ओ संकट में पड़ी बहनों, तुम लोग मेरी भी प्रतिज्ञा सुनो, तुम्हारे कष्ट है मेरे कष्ट के ड्रैगन को मार डालूंगा मैं तीर चलाकर।
ये कहकर येनचुआओ ने ड्रैगन की ओर तीर चलाया। तीर सनसनाता हुआ ड्रैगन के सिर में जा घुसा। येनचुआओ अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां उन लड़कियों के पास पहुंचा और बोला, बहनों, तुम सब बच गई, अब कोई खतरा नहीं रहा। घायल ड्रैगन के प्राण छूटने लगे, लेकिन दम तोड़ते तोड़ते वो जोर से गुर्राया और उसके घाव से काले खून की धार फूट निकली, जिसने येनचुआओ के शरीर को भिगो दिया। आह! मैं जल गया, मैं जल गया! येनचुआओ दर्द से चीख पड़ा और घोड़े की पीठ से जमीन पर अधमरा सा गिर गए। वे लड़कियां फौरन येनचुआओ को घेर कर होश में लाने की कोशिश करने लगी। उन्होंने ड्रैगन के सिर से एक चमकदार मोती निकालकर येनचुआओ की खून से सनी छाती पर रख दी। इसके बाद उन्होंने नजदीक के एक झरने से ठंडा पानी लाकर उसके सिर पर छिड़का और एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर येनचुआओ को घेर कर गाना शुरू कर दिया। होश में आओ बहादुर शिकारी, तुमने ही जान बचाई है हमारी। अगर जान चली जाएगी तुम्हारी तो हमको होगा दुख भारी। येनचुआओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वो होश में आ गया। उसके सीने पर रखा मोती लुढ़क कर जमीन पर जा गिरा। येनचुआओ लड़कियों का सहारा लेकर खड़ा हुआ। उसने देखा कि वे मुस्कुराती हुई उसको देख रही हैं। येनचुआओ ने झेप कर वहां से भागना चाहा। लड़कियों ने जोर से उसे पुकारा, ठहरो ठहरो, तुमने हमारी जान बचाई है। अगर तुम यहां से भाग जाओगे तो हम तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे? फिर एक लड़की जो औरों से कुछ बड़ी थी बोली, तुम्हारी बदौलत ही हम सब इस समय जिंदा हैं। इसके बदले हम कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? क्यों ना तुम हम लोगों में से किसी एक को चुन लो और उसे अपनी पत्नी बना लो। तुम लोग इसकी चिंता ना करो, येनचुआओ ने जवाब दिया। फुमोई नामक एक लड़की फानकू नदी के किनारे मेरा इंतजार कर रही है। उसी के कारण मैं अपना घर छोड़कर इतनी दूर आया हूं। लड़कियां ये सुनकर हंसती हुई बोली, तुम फुमोई को भूल जाओ। दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां इस ड्रैगन द्वारा यहां लाई गई हैं। इनसे अच्छी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। लड़कियों की ये बात सुनकर येनचुआओ ने हिचकिचाते हुए उनकी ओर देखा। संयोग से उसकी नजर कुछ दूर खड़ी एक युवती पर पड़ी। उस युवती ने फौरन संकोच से अपना सिर झुका लिया। येनचुआओ को आभास हुआ कि वो युवती जान पहचान की है। वो उसकी तरफ इशारा करता हुआ बोला, अच्छा, मैं उस युवती से शादी करूंगा। लड़कियों ने गेहूं का आटा गूंदा और उसमें मोती रखकर गुंदे आटे का एक घोड़ा बनाया। फिर येनचुआओ के बड़े घोड़े के लंबे अयाल में कुछ बाल उखाड़कर आटे के घोड़े पर लगा दिए। हवा का झोंका लगते ही आटे का घोड़ा एक बड़ा सा जीता जागता घोड़ा बन गया। लड़कियों ने यह घोड़ा उस युवती को भेंट में दिया। येनचुआओ और उस युवती ने लड़कियों से विदा लेकर अपनी राह ली। वे दोनों चलते चलते लाल बेरी की एक झाड़ी के पास पहुंचे। येनचुआओ ने उस युवती से पूछा, मुझे बताओ, क्या तुम वही युवती हो जो कुर्बिन नदी के तट पर पानी लेने आई थी? उसकी सहचरी हंसने लगी और बोली, दुनिया में बहुत सी युवतियां ऐसी ही हैं जिनकी शक्ल सूरत एक जैसी होती है। मैं ही हूं, वो युवती नहीं। येनचुआओ बोला, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं कि तुम वो युवती नहीं हो, क्योंकि उसके जूड़े में हमेशा पापी का लाल फूल लगा रहता था।
बातचीत करते करते वे दोनों जंगल के बीच एक लंबे चौड़े मैदान में आ पहुंचे। उस युवती ने हंसते हुए कहा, बताओ मैं कैसी हूं? येन चुआओ ने उस पर नजर गड़ाकर कहा, वाह, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। तुम कितने बेवकूफ हो, युवती बोली। मैं तुम्हारी बगल में हूं और तुम खामखा किसी अपरिचित फुमोई को ढूंढ रहे हो। येन चुआओ ने जवाब दिया, मुझे दोष न दो। जिस काम का बीड़ा मैंने उठाया है उसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। युवती बोली, तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अगर तुम चाहो तो हम दोनों भाई बहन की तरह साथ साथ रह सकते हैं। तुम सहमत हो? येन चुआओ बोला, हां ठीक है। जब मैं तुम्हारी भाभी को खोज लूंगा तो तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढ दूंगा। युवती बोली, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे डर है कि अपनी खुशी पाकर तुम मुझे बिल्कुल भूल न जाओ। वे घने जंगल से निकलकर एक तेज धारा वाली नदी के पास आ गए। नदी के उस पार एक गुफा थी, जहां से लकड़ी का एक लंबा कुंदा बाहर निकला हुआ था और इस पार तक एक पुल का काम देता था। उन दोनों ने घोड़ों पर सवार होकर नदी पार की। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही घोड़े ठिठक गए और आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटने लगे। यह था कहानी का भाग 1। इसी कहानी का भाग 2 हम कल सुनेंगे। शुक्रिया।